नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सारा जहां। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि दुनिया भर में इस हफ्ते क्या हालात रहे, इन सब का हमारे मुल्क पर और हमारे मुल्क की कूटनीति पर क्या असर हो सकता है और किस तरह से सामान्य सी दिखने वाली घटनाएं दुनिया के हालात बदल सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों से। जर्मनी के राष्ट्रपति जोकिम गॉक भारत दौरे पर, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े कई समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहमति। नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, सुशील कोइराला बनेंगे प्रधानमंत्री, नया संविधान बनाने की चुनौती। सीरिया में शांति बहाली को लेकर नहीं बन पाई सहमति, असद के भविष्य पर अटकी बात, मानवीय मदद पर दोनों पक्षों में रजामंदी। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव तयशुदा वक्त से पहले, अंतरिम राष्ट्रपति ने की घोषणा, सेनाध्यक्ष जनरल सीसी भी लड़ेंगे चुनाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते अपने आसपास और पड़ोस के मुल्कों में क्या रहे हालात और क्या रही बड़ी घटनाएं। जर्मनी के राष्ट्रपति जोकिम गॉक भारत की यात्रा पर हैं। जोकिम गॉक की इस 6 दिवसीय भारत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है। भारत और जर्मनी के बीच ऊर्जा क्षेत्र में 2 समझौते हुए हैं। इनके तहत जर्मनी भारत को 90 करोड़ यूरो की वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। इनमें से एक जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार परियोजना है, जिसके लिए 54.50 करोड़ यूरो भारत को कर्ज के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रिड में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए 25 करोड़ यूरो की सहायता भारत को मिलेगी। जोकिम गॉक के साथ आए जर्मनी के विकास मंत्री गेर्ड मुलेर और भारत की तरफ से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इन समझौतों पर दस्तखत किए। अप्रैल 2013 में बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी बैठक हुई थी। इस बैठक में जर्मनी ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत भारत को 1 अरब यूरो की मदद देने का वादा किया था। इसके तहत सौर ऊर्जा समेत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पैदा बिजली की राष्ट्रीय ग्रिड में आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए अगले 4 सालों के दौरान 70 लाख यूरो खर्च करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश इस योजना में 35 लाख यूरो का योगदान करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा सहयोग के तहत इस वक्त करीब 30,000 बच्चे जर्मन भाषा सीख रहे हैं। जर्मनी अब भारत में इस योजना के तहत मदद बढ़ाने को राजी हो गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तेजी लाने जैसे कई मुद्दों पर भी बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जर्मनी के राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेश सेवा में लंबे समय तक कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ राजदूत जोकिम शिवशंकर मुखर्जी साहब। स्वागत है आपका। शिवशंकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जर्मनी के राष्ट्रपति की यात्रा है, ये कुछ ज़रा कॉस्मेटिक ज़्यादा लग रही है और कुछ बहुत ज़्यादा हासिल हो पाएगा इस यात्रा से, ऐसा नहीं लग रहा है। आपका क्या आकलन है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। ये सही है कि जैसे हमारे संविधान में है, प्रेसिडेंट योआकिम गॉक जो हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं हैं जी। वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो हैं एंजेला मर्केल, जो यहाँ पर वो खुद भी आ चुकी हैं जी, चांसलर एंजेला मर्केल जी। तो लेकिन इसके वजह से मेरे ख्याल में उनके इस विजिट में कोई महत्ता कम नहीं होती। हेड ऑफ स्टेट इज हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट के विजिट का मकसद खास ये होता है कि इस पे ये नहीं गिना जाता कि कितने एग्रीमेंट साइन हुए, कितना लोन मिला, कितने एड प्रोग्राम्स तय हुए वगैरह वगैरह जी। जो व्यापार है, ऊर्जा की बातें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ये है दोनों देशों में के रिश्ते की जो एटमॉस्फेरिक्स हैं, जो स्थिति है, उस पे दोनों देश के जनता को विजिबिलिटी दिखाना जी। हमारे रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे हैं और उनमें सब्सटेंस है। दूसरी बात यह है कि जर्मनी के साथ, जर्मनी यूरोपियन यूनियन
में हमारा ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तकरीबन मेरे ख्याल से 150 अरब के करीब ट्रेड हो रहा है हम दोनों में, और 5.2 बिलियन है था पिछले 12 साल में। जी जी, आई थिंक अबाउट 18 बिलियन यूरोज। तो लेकिन मुखर्जी साहब, जो विदेश मंत्रालय ने एजेंडा बताया है उसमें ये कहा गया है कि ये तो बात सही है कि हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और यूरोपीय संघ में सबसे ज़्यादा हमारे इससे बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि G4 जो देश हैं हम उसके भी सदस्य हैं और उसमें हम UN रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? उसमें दिक्कत ये है, ये जो 4 देश हैं जो G4 में हैं, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और भारतवर्ष जी, इसमें कोई शक नहीं कि UN में रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है, क्योंकि 1945 और आज में बहुत फ़र्क है दुनिया में। और मुश्किल ये है कि एक तो जो अभी परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इसमें उत्सुक नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल के नंबर्स ज़्यादा बढ़ें। और 2 कॉन्टिनेंट्स में तो ख़ास प्रॉब्लम ये है कंपटीशन का। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील G4 में है, परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, अर्जेंटीना कहती है कि हम क्यों नहीं बने। यहाँ अफ्रीका में क्या कहते हैं, नाइजीरिया कहती है हम सबसे बड़े देश हैं पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज अफ्रीका में, मतलब पॉपुलेशन वाइज, और साउथ अफ्रीका कहती है कि वी आर द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। इजिप्ट हर मामले में अफ्रीका में सबसे आगे रहना चाहती है। तो एक तरफ से जो हैं इस समय वो खास नहीं चाहते, दूसरा ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें जो निजी मुश्किलें हैं, इस वजह से किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा गए हैं, लेकिन कुछ नतीजा पे नहीं पहुंचा। और मेरे ख्याल से अगर हो भी तो थोड़ा टाइम और लगेगा। जी, शिवशंकर मुखर्जी साहब रहे हमारे साथ, आपके साथ हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में आप लंबे समय तक रहे हैं। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर में हुए चुनावों में नेपाली कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन नेतृत्व को लेकर पैदा हुई रस्साकशी की वजह से सरकार का गठन नहीं हो पा रहा था। उम्मीद है कि सोमवार को नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा और वो शपथ ले लेंगे। संविधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। कोइराला के अलावा 3 बार प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउवा भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन नेपाली कांग्रेस के 194 विधायी सदस्यों में से 105 ने कोइराला के पक्ष में वोट दिया। शेर बहादुर देउवा को महज 89 विधायी सदस्यों का समर्थन मिला। नेपाली संविधान सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी UCPN माओवादी ने कहा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हालांकि पार्टी ने संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में अन्य दलों को मदद करने का फैसला किया है। नेपाल में संविधान सभा के लिए नवंबर में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में करीब 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। 601 सदस्यीय विधानसभा के 240 सदस्य जनता ने सीधे चुने हैं। 335 सदस्यों को परोक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुना गया है, जबकि 26 सदस्य मंत्री परिषद मनोनीत करेगी। चुनाव में नेपाली कांग्रेस को 105 सीटें मिली, जबकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी को 92 सीटों पर जीत हासिल हुई। नेपाल में निर्दलीय राष्ट्रीय पंचायत व्यवस्था के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ। 10 साल तक चले गृह युद्ध के बाद 2006 में सरकार और माओवादियों के बीच एक करार हुआ था। इसके बाद 2008 में संविधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हुए थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही संविधान सभा को भंग कर दिया था। समझौते के तहत दूसरी बार संविधान सभा का चुनाव हुआ है। नई सरकार के सामने तमाम चुनौतियों के अलावा संविधान बनाने का एजेंडा है। पिछली संविधान सभा ये काम नहीं कर पाई थी, इसलिए ये चुनौती और भी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिवशंकर मुखर्जी साहब, आप जब भारत के राजदूत थे तो ये ऐतिहासिक घटनाएं नेपाल में हुई थी और कहा जाता है कि भारत का पक्ष रखने और इन हालात को थोड़ा सा बनाने में आपका भी रोल था। अब क्या आप भविष्य देख रहे हैं नेपाल का? क्या ये संविधान सभा के लिए जो कवायद हुई है और जो प्रधानमंत्री सुशील कोइराला सोमवार को शपथ लेने वाले हैं, कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे? हालात
अगर बेहतर नहीं हुए तो मेरे ख्याल नेपाल संकट में है, क्योंकि देखिए 6 साल 2008 के इलेक्शन के बाद तकरीबन 6 साल होने वाले हैं और संविधान बना नहीं है जी। और इस बार चुनाव के बाद एक और संवैधानिक सभा चुनी गई है जिसका ढांचा बिल्कुल अलग है और लगता है कि पहले से बेहतर है, जो बैलेंस है जी, क्योंकि सेंट्रिस्ट पार्टी सबसे सामने है, ना कि माओवादी जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होगा सुशील कोइराला के लिए, जो वो कह भी चुके हैं, यह है कि एक नेशनल कंसेंसस बनाना जी, ताकि संविधान जल्द से जल्द, लोग अगली साल की बात कर रहे हैं, कोई 2 साल की बात कर रहा है, बीच में 4 साल की बात चल रही है। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिकल विल हो, एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल पे जी। अगर पॉलिटिकल विल सारे राजनीतिक दलों की हो, जी हाँ, पॉलिटिकल विल अगर हो तो ये 4 बड़े पार्टी जो हैं इनकी इन्हीं में है, बाकी तो जो 26 या 27 और पार्टी हैं वो नाम के वास्ते, लेकिन 3 और पार्टियां, उनमें से एक पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी। हाँ, और 2 पार्टी, एक माओवादी है और एक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो है। और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का तो बड़ा रोल है। वो खैर स्लाइटली प्रो मोनार्की थे, फिर लोकतंत्र में आए, लेकिन और ऊपर से जो एक और बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है नेपाल पॉलिटिक्स में, एमआलए, CPN UML जी, उसका भी सिचुएशन किसी को कुछ मजबूती से पता नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं, माधव नेपाल जो उनके लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि हम आगे जाके सोचेंगे, अगर हमें एक डिग्निटी वाला जगह मिले सरकार में, नेशनल गवर्नमेंट में, तो हम ज्वाइन करेंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए हैं, लेकिन याद रखिए प्रधानमंत्री भी चुने गए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, उसमें भी बड़ी मुश्किल से ये हुआ जी। तो नेपाल में मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा हूं, क्योंकि नेपाल कुछ चीजें कर चुका है जो बहुत ही मुश्किल थे। ये मेरे ख्याल से संविधान, लोगों को शायद याद नहीं कि ये पहली बार नेपाल संविधान नहीं बना रहा है, ये छठी बार बना रहा है, लेकिन इस बार बना रहा है बिना राजशाही के। जी हाँ, और ये एक्चुअली एक एडवांटेज है जी, क्योंकि जो पुराने संविधान थे वो राजशाही के वजह से उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर होती थी। लेकिन मुखर्जी साहब, ये तो नेपाल की अंदरूनी राजनीति का मसला है जो अभी आपने बताया, और कितना वो चल पाएगा, संविधान कब तक बन पाएगा, 2 साल में बन पाएगा, कम में बन पाएगा। लेकिन नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, रणनीतिक रूप से भारत के लिए वहाँ होने वाली घटनाएं काफ़ी चिंता की बात रहती है। और आज ही एक भारतीय अखबार से बातचीत करते हुए नेपाल के जो होने वाले प्रधानमंत्री सुशील कोइराला साहब, उन्होंने काफ़ी विस्तार के साथ चीज़ें रखी हैं। आप क्या भविष्य देखते हैं भारत नेपाल रिश्तों का? मैं समझता हूं कि ये एक बार ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है नेपाल का, ये जब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, संविधान बन जाएगा, फेडरलिज्म का प्रॉब्लम, ये जो 2-3 मोटी चीजें हैं जो अभी रुकावट डाल रही हैं, बाकी सब तय हो चुका है। ये जब हो जाएगा, मेरे को कोई संकोच नहीं है कि, लेकिन चीन जिस तरह से नेपाल में दिलचस्पी ले रहा है, वो तो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के लिए जरूर चिंता की बात है। बहुत सालों से, बहुत पहले से चीन का पोजीशन सिर्फ ये था कि हमें नेपाल से सिर्फ ये चाहिए कि तिब्बती रेफ्यूजीज जो हैं वो कुछ न करें हमारे खिलाफ जी, चाहे दंगा फसाद के हिसाब से या डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से या किसी भी तरह से, और दूसरी 1 चाइना पॉलिसी को समर्थन करें, जैसा वो हम सारे देश को कहते हैं जी। और उनका कहना ये था कि जो भी नेपाल को रूल करता है हम उससे काम करते हैं। जब राजा थे हम राजा से राजा के साथ रिश्ते रखते थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करेंगे। लेकिन अब जो है पिछले 2-3 साल से जी, एक तरफ तो नेपाल में चीन का रोल, इकोनॉमिक रोल बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी।
आप कोई भी टेंडर देखिए, आप देखिएगा कि नंबर 1 चाइना का कंपनी होगा, नंबर 2 भी चाइना का। साहब समय की थोड़ी कमी है तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल रिश्तों में जो मजबूती की नींव आपने डाली थी वो और परिपक्व होकर आएगी और भारत नेपाल रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे श्रीलंका और भारत के बीच मछुआरों की रिहाई से जुड़ी बातचीत और कुछ खबरें बांग्लादेश से भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच प्रतिनिधियों के बीच अगली दौर की बातचीत श्रीलंका में होगी। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाल ही में इसे लेकर दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई थी। चेन्नई में आयोजित पहले दौर की बातचीत में दोनों पक्षों ने पल्क खाड़ी में मछली पकड़ने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। मछुआरों ने मछली पकड़ने के अधिकार और जल सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों में कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी, जिस पर अब दोनों पक्षों को सरकारी अनुमति मिलने का इंतजार है। इस मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ पाती इससे पहले ही श्रीलंका ने 38 भारतीय मछुआरों को फिर से पकड़ लिया। We have been fighting with the government of India. Jayalalitha is accusing the government of India for not taking stern action against the Sri Lankan government or not taking any steps to protect the Tamil Nadu fishermen. But 11 letters were written to the Chief Minister of Tamil Nadu by the Prime Minister of India to facilitate a meeting between the fishermen of both the countries. समुद्र में मछली पकड़ने के मुद्दे पर दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा होती जा रही है। इसे सुलझाने को लेकर दोनों देशों के बीच हाल में मंत्री स्तर की बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने नजरबंद मछुआरों की रिहाई पर सहमति जताई थी। समझौते के मुताबिक भारत 59 श्रीलंकाई नागरिकों को रिहा करेगा, साथ ही 3 बड़ी नौकाएं भी छोड़ेगा। श्रीलंका 61 भारतीय मछुआरों के साथ 15 नौकाओं को छोड़ेगा जो उसके कब्जे में हैं। You would have also noticed that we are also repatriating many of Sri Lankan fishermen, and those Sri Lankan fishermen came into our jails not by themselves, but they were apprehended for fishing in Indian waters unauthorizedly and illegally. So they were apprehended and were put to the law, and they have undergone the punishment, or they are being released now for mutual exchange of fishermen, which I have done just about this last week. एक अनुमान के मुताबिक 160 श्रीलंकाई मछुआरों को भारत ने पकड़ रखा है, जबकि श्रीलंका के पास 264 भारतीय मछुआरे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे की दर्जनों नौकाएं जब्त कर रखी हैं। दोनों देशों की सरकारें आपसी बातचीत से विवाद का हल चाहती हैं, ताकि आपसी संबंधों पर इसका असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक अदालत ने उल्फा नेता परेश बरुआ को फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि ये सजा हाल ही में कट्टरपंथियों के खिलाफ आए अदालती फैसलों से जोड़कर देखी जा रही है, लेकिन इसका भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ने की संभावना है। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल परेश बरुआ को फांसी की सजा भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए काफी मायने रखती है। हालांकि बरुआ इन दिनों फरार हैं, लेकिन इस फैसले का असर उल्फा जैसे अलगाववादी संगठनों पर जरूर पड़ेगा, जो बांग्लादेश से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब ये संगठन नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने को मजबूर होंगे। परेश बरुआ को 2004 में हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले में ये सजा सुनाई गई। 2 अप्रैल 2004 को चिटगांव बंदरगाह पर 10 ट्रकों में हथियार लादे जा रहे थे। इन हथियारों की सप्लाई आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को की जानी थी। इस मामले में हथियार बरामदगी और तस्करी को लेकर 2 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें मजदूरों, ट्रक मालिकों और चालकों को दोषी ठहराया गया था।
जून 2011 में अपराध जांच विभाग ने 2 पूरक आरोप पत्र दायर किए, जिनमें 11 नए संदिग्धों को शामिल किया गया। परेश बरुआ का नाम दोनों आरोप पत्रों में शामिल था। बरुआ और औद्योगिक मंत्रालय के पूर्व सचिव नूरुल अमीन हथियारों की बरामदगी के बाद से ही फरार हैं, जबकि पूर्व उद्योग मंत्री समेत 9 आरोपी जेल में हैं। परेश बरुआ का जन्म 1957 में असम के डिब्रूगढ़ जिले में हुआ था। रेलवे और ऑयल इंडिया के साथ काम कर चुका बरुआ 1979 में असम के अलगाववादी आंदोलन से जुड़ गया और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के संस्थापकों में से एक है। उल्फा के सैन्य विंग के अगुआ परेश को सरकार कई बार बातचीत करने का न्योता दे चुकी है, मगर वो हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी। और अब बात पश्चिम एशिया की। सीरिया में शांति बहाली को लेकर पहली बार सरकार और विरोधी गुटों ने आमने सामने बैठकर बात की है। जिनेवा में आयोजित शांति वार्ता में सीरिया में संघर्षरत विरोधी गुटों के अलावा 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, मगर दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। सीरिया में क्या भूमिका? उधर मिस्र में अंतरिम सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव तयशुदा वक्त से पहले कराने की घोषणा की है। इससे पहले देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके मुताबिक सेना की निगरानी में आम चुनाव होने थे, जिसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना था। वी शॉल ओवरकम आपने जरूर सुना होगा। इस गीत का भारतीय संस्करण हम होंगे कामयाब बहुत मशहूर है। इस गीत की पहली बार आवाज देने वाले अमेरिकी लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता पीट सीगर अब इस दुनिया में नहीं हैं। 94 साल के सीगर ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। व्यवस्था विरोधी और शोषितों के हक में आवाज बुलंद करने वाले सीगर 1948 में द वीवर्स नाम से एक समूह बनाकर सामने आए थे और टर्न टर्न टर्न, वेयर आर द फ्लावर्स गॉन, दिस इज योर वर्ल्ड जैसे गीतों को अपनी आवाज दी थी। और इसके साथ ही सारे जहां में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। फिलहाल आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं देश दुनिया के समाचार। नमस्कार।